हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश सिरवी। वेलकम टू योर्स। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है ना। तो ये चल रहा था। अब यहाँ पे मैंने दो नोट्स लिखे हैं और उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं। यदि पब्लिक पब्लिक मतलब पब्लिक में देखो कि कोई फिक्स व्यक्ति नहीं है, कितने लोग हैं, बहुत सारी भीड़ की बात होती है। पब्लिक का मतलब बहुत सारी भीड़, क्राउड है, जहां पे बहुत सारे लोग हैं उसको हम पब्लिक बोलेंगे। पब्लिक है। ऑडियंस मतलब श्रोतागण, जहां पे सुनने वाले बहुत ज्यादा है वहां पे भी भीड़ है, यानी कि वहां पे फिक्स व्यक्ति नहीं है कि एक ही व्यक्ति है, वहां पे भी बहुत सारा ग्रुप है। यो तो ग्रुप का जो संबंध होता है ना उससे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन के तौर पे, जहां पे कलेक्ट होते हैं लोग, जहां पे इकट्ठे रहते हैं। तो ऑडियंस में भी रहते हैं, श्रोतागण बहुत सारे होते हैं, वहां पे एक पूरे के पूरी क्राउड होती है, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, भीड़ बोल सकते हैं। फिर जूरी, जूरी में भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक ही नहीं, जूरी में तो मेंबर तो होते ही है, मतलब ग्रुप का बोध होता है। कमेटी मतलब कोई समिति बनती है, ये कमेटी की स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है, COMMI होती है। टीम, टीम में भी खिलाड़ी बहुत सारे मिलकर के एक टीम बनती है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। फेडरेशन, इसका मतलब होता है संघीय, यानी संघ में जितने लोग शामिल होते हैं वो। फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार में सारे लोग शामिल हो गए, तो वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखे, ये सब कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब देखो कि कलेक्टिव नाउन तो है, अगर कलेक्टिव नाउन के रूप में इनका इस्तेमाल होता है तो अलग प्रोनाउन लगाना है, और यदि इनके मेंबर के रूप में अगर इनका इस्तेमाल होता है तो अलग प्रोनाउन लगाना है। दोनों में फर्क इतना है, ये वर्ड आ सकते हैं जैसे क्राउड है, फैमिली है, फेडरेशन है, गवर्नमेंट है, टीम है, कमेटी है, जूरी है, ऑडियंस है, पब्लिक है आदि का प्रयोग जब कलेक्टिव नाउन के रूप में हो तो इनके लिए प्रोनाउन लगेगा इट, इट्स, इटसेल्फ। मतलब इट तो लगेगा सब्जेक्ट के तौर पे, इट्स होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे, इटसेल्फ होगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे। वो कब होगा, जब इनके मेंबर की बात नहीं हुई है, सिर्फ इनकी बात हुई है तो इनका प्रयोग करेंगे। और यदि इनके मेंबर्स का बोध होता है, यदि ऐसे नाउन से इनके सदस्यों यानी मेंबर्स का बोध हो तो इनके लिए प्रोनाउन आएगा दे, देयर, देम, देमसेल्व्स। दे होगा वो सब्जेक्टिव तौर पे, यानी वे कोई न कोई लोग होंगे। देयर होगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। देम होगा वो ऑब्जेक्टिव तौर पे, और प्लूरल आता है तो वहां पे हम ऑब्जेक्टिव तौर पे इसका जो प्रोनाउन लगाएंगे प्लूरल के लिए वो देमसेल्व्स लगाएंगे। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द टीम आया, टीम था इसके अंदर, ये था टीम। द टीम हैज शोन इट्स एबिलिटी, मैंने यहाँ इट्स लिखा है, एबिलिटी नाउन है, योग्यता, और इट्स हो गया उसका प्रोनाउन यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव। टीम ने उसकी जो एबिलिटी थी, उसकी योग्यता थी, वो प्रदर्शित की है। तो शोन का मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो टीम आया, यहाँ के देख, यहाँ पे मेंबर्स की बात नहीं हुई है, सिर्फ टीम की बात हुई है कि टीम ने जो उसकी योग्यता थी वो वहां पे दर्शाई है, योग्यता दर्शाई है, तो यहाँ पे इट्स आया है। यूं अगर यहाँ पे एग्जाम में कुछ दूसरा करके दे सकता है, जैसे एग्जाम में यहाँ पे कोई अदर प्रोनाउन करके देता है यहाँ पे, तो वो गलत माना जाएगा। टीम के लिए क्या आएगा, इट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टीम है उनके लिए प्रोनाउन हमने बताया कि सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं तो इट आता है, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे लेंगे तो इट्स आएगा। और ये रिफ्लेक्सिव के लिए होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यहाँ लगाना है नहीं, तो इट्स ही आएगा, इट्स एबिलिटी आएगा। सब्जेक्ट तो यहाँ पे टीम है, द टीम हैज शोन इट्स एबिलिटी, टीम ने मतलब उसकी योग्यता थी वो दर्शाई। अब देखो, द टीम वर फाइटिंग एमंग देयरसेल्व्स लिखा मैंने। देखो फाइटिंग कौन करेंगे, फाइटर, फाइटिंग तो टीम तो मतलब उसके मेंबर ही फाइट करेंगे। फाइटिंग का मतलब होता है लड़ना, यानी टीम है वो लड़ रही थी आपस में एक दूसरे से। एमंग देयरसेल्व्स लिखा, यानी टीम में दो से ज्यादा पर्सन थे। भाई दो व्यक्तियों के लिए तो होता है बिटवीन का प्रयोग, और एमंग का जो प्रयोग होता है वो दो से अधिक के लिए होता है। बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है, और एमंग जो प्रीपोजिशन आता है उसके लिए उसका प्रयोग दो या दो से मतलब दो से अधिक के लिए होता है। दो के लिए तो बिटवीन का प्रयोग, दो से अधिक के लिए जब बात होती है तीन, चार, पांच, उसके लिए तो फिर एमंग का प्रयोग होगा। यानी कि टीम आपस में लड़ रही थी, तो टीम में कौन लड़ेंगे, मेंबर ही लगेंगे। जो जो टीम के जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, वहां पे जो मेंबर्स है टीम के जो खिलाड़ी वही आपस में लड़ेंगे, तो उसके लिए फिर ये देम सेल्वेज आएगा।
यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा है, तो प्लूरल आने की वजह से, क्योंकि टीम में सारे खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे ना, तो वहां पे ये इसकी वजह से यहाँ देम सेल्वेज आएगा सबसे लास्ट में। ये यहाँ पे अगर इट्स सेल्फ करके दिया जाता है तो वो गलत है, यहाँ देम सेल्वेज आएगा, इट्स सेल्फ नहीं आएगा, देम सेल्वेज आएगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है। और यहाँ पे अगर इट्स की जगह अगर वो देयर एबिलिटी करके देता है तो गलत है, क्योंकि टीम के लिए इट्स आएगा। लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं यानी मेंबर्स का बोध हो रहा है, तो फिर देम सेल्वेज आएगा। यहाँ पे सेंटेंस को देखने से ही पता चलता है और समझने से ही पता चलता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये कौन से प्रोनाउन लगेंगे। अब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड है वो भी एक डायरेक्टर होते हैं, मतलब अंदर जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं डायरेक्टर, यानी पूरे के पूरे मेंबर होते हैं एक प्रकार से, और जो उनका गठन होता है तो ये कलेक्ट हो गए, तो एकदम कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन डायरेक्टर है तो वहां पे डायरेक्टर का गठन हो गया, यहाँ पे डायरेक्टर्स है वो प्लूरल है, एक डायरेक्टर नहीं डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, तो ये प्लूरल है तो यहाँ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी। वांट्स तो होती है वर्ब की सिंगुलर, और ये प्लूरल वर्ब आएगी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर देम सेल्वेज, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सारी क्या चाहते थे, वो पूरी फैसिलिटी चाहते थे, और जितने भी भत्ते थे वो सब उनके लिए चाहते थे। वहां पे जो मीटिंग बनी, तो मीटिंग किसकी बनी, डायरेक्टर्स की मीटिंग बनी, यानी कि वहां पे मेंबर्स का बोध हुआ है, क्योंकि डायरेक्टर जब इकट्ठे हुए सब मिलकर के फिर उन्होंने एक मीटिंग बनाई, बोर्ड बनाया, उसके अंदर उन्होंने निर्णय लिया कि भाई हमें ये फैसिलिटी चाहिए, तो वो फैसिलिटी चाहिए, इसलिए यहाँ पे देम सेल्वेज आया। देम सेल्वेज मेंबर्स के लिए आता है, मेंबर की बात हुई क्योंकि डायरेक्टर सब मिले यानी व्यक्ति आपस में मिलकर के मीटिंग बना रहे हैं, तो वहां पे ये देम सेल्वेज आएगा, इट्स नहीं आएगा। इट्स सिर्फ ऊपर वाले में आया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टीम की बात हुई, उन्होंने अपनी योग्यता दर्शाई बस यहाँ पे, और लड़ाई कौन करेंगे, फाइटिंग हो रही है तो व्यक्ति करेंगे, इसलिए अमंग देम सेल्वेज आया। और यहाँ पे भी डायरेक्टर्स आ गए, डायरेक्टर्स आपस में मिलकर के वो मीटिंग में अपनी अपनी जो भी फैसिलिटी है वो चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ देम सेल्वेज आया। इन तीनों सेंटेंस को पढ़ना है और ये वर्ड है, ठीक है। अब एक आता है विच का प्रयोग पूरे क्लॉज को रेफर करने के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम में लिया जाता है, न कि दैट का। अब विच का प्रयोग तो हमने देखा कि जानवरों के लिए भी आता है, वस्तुओं के लिए भी आता है, इतना तो हमने पढ़ा ही है। लेकिन विच का प्रयोग कभी कभी क्या करते हैं, जो आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, उस पूरे सेंटेंस को अगर बोध करवाना है एक में ही, तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे विच लिया जाता है, यानी पूरे सेंटेंस को अब उसने एक ही बताया कि ये विच है। जैसे कैसे, ही हैज पेड हिज डेब्ट, उसने अपने दायित्व निभा दिए, जो कर्जा था वो उसने पूरा कर दिया, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे विच आया, विच इज ए क्लियर प्रूफ ऑफ हिज ऑनेस्टी, जो क्या करता है, उसकी जो ईमानदारी है उसका एक पक्का सबूत है, उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया, जो कि उसकी ईमानदारी का एक पक्का सबूत है। तो यहाँ विच है जो पूरे सेंटेंस के लिए आया, ये ही हैज पेड हिज डेब्ट, यहाँ डेट लगा के दिया जाता है तो गलत है, क्योंकि ये जो विच है ना, ये पूरे सेंटेंस को दर्शाता है, इस पूरे आगे वाले को इस क्लॉज बोलते हैं, इस पूरे वाक्य के लिए विच का प्रयोग हुआ है। ही हैज पेड हिज डेट, यानी उसने अपना कर्जा पूरा चुका दिया। विच इज ए क्लियर प्रूफ ऑफ हिज ऑनेस्टी, जो कि उसकी ईमानदारी का पक्का सबूत है। यूं तो विच आया यहाँ पे। और भी अपन कह सकते हैं, यू हैव नेवर स्पोकन ए वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, तुम्हें अपने मास्टर के खिलाफ कोई भी वर्ड नहीं बोलना चाहिए। यू हैव नेवर स्पोकन ए वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, तुम्हें अपने मालिक के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोलना है, मालिक के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोलना है। विच इज ए क्लियर प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी, जो भी मालिक के खिलाफ कोई भी गलत शब्द नहीं बोला है, जो कि तुम्हारी लॉयल्टी का एक पक्का सबूत है। लॉयल्टी हुई लॉयल्टी। तो यहाँ पे भी ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को दर्शाने के लिए एक विच का प्रयोग किया जाता है, गया है, मतलब इस पूरे वाक्य को एक में जोड़ा इसने विच के माध्यम से, रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से। तो हमने अपने मालिक के खिलाफ कोई भी गलत शब्द नहीं बोला है, जो कि तुम्हारी लॉयल्टी का एक पक्का सबूत है, ऐसा इसको हम समझ सकते हैं। जैसे योर है वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और लॉयल्टी क्या है, वो इसका नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये है विच का प्रयोग पूरे सेंटेंस, आगे वाले पूरे सेंटेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें भी विच का प्रयोग पूरे आगे वाले वाक्य के जो ये क्लोज है उसको दर्शाने के लिए
किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को इतना है।